Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग पहले तो अपना। चलिए मैं आपको एक बार लास्ट क्लास वाला पोर्शन रिकॉल करवाता हूँ एंड देयर आफ्टर विल स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आप सब लोगों को पता है कि हम वेरियस एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो पास्ट में एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी मॉडल्स दिए गए वो सब हम पढ़ रहे हैं और हम ये भी पढ़ रहे हैं कि वो पुराने मॉडल्स क्यों फेल होते चले गए। Ultimately, we have to reach till the present day model. At the end of the topic, at the end of the chapter, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा फाइनली कि आज के डेट में हम कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं। लेकिन उस मॉडल तक पहुंचने से पहले हमें पास्ट में आए हुए सभी मॉडल्स के बारे में पढ़ना था। तो मैं आपको सबसे पहला मॉडल थॉमसन्स मॉडल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड्स मॉडल भी कंप्लीट कर लिया था। रदरफोर्ड्स मॉडल के बारे में मैं आपको एक बार क्विकली रिकॉल करवा दूं कि जब रदरफोर्ड ने एक अल्फा रे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, सो विद इन दैट एक्सपेरिमेंट ही टुक अ गोल्ड फॉइल जिसके अराउंड एक ZNS की स्क्रीन प्लेस करी गई और उस गोल्ड फॉइल के ऊपर जब अल्फा रेज बॉम्बार्ड करी गई तो 3 ऑब्जर्वेशंस देखी गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रेज तो सीधे अनहिंडर्ड पास हो रही थी गोल्ड फॉइल में से। इससे ये कंक्लूड करा गया कि गोल्ड फॉइल जिन एटम से बनी हुई है उन एटम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। लेकिन कुछ अल्फा रेज ऐसी भी थी व्हिच वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। अब ये स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि एटम के अंदर डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव स्पीशीज प्रेजेंट होगी, बहुत छोटे से रीजन में कुछ पॉजिटिव स्पीशीज प्रेजेंट होगी और कोई भी अल्फा रे जो उस पॉजिटिव स्पीशीज के पास से गुजरेगी, उसके क्लोज बाय पास ऑन होगी, वो रिपल्शन की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमें पहली बार ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे एटम में नहीं होता, वो एक छोटी सी जगह में लोकलाइज्ड होता है। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ बहुत ही कम अल्फा रेज ऐसी भी थी जिन्होंने लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन एग्जिबिट करा था या प्रोबेबली कुछ अल्फा रेज बाउंस बैक हो गई थी अपने पास। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि इसका मतलब अल्फा रेज क्योंकि खुद ही बहुत हैवी होती हैं, अब अल्फा रेज जैसे हैवी पार्टिकल अगर बाउंस बैक हो गए या हाई एंगल डिफ्लेक्शन एग्जिबिट कर रहे हैं तो वो किसी चीज से टकराए होंगे, किसी हैवी ऑब्जेक्ट से टकराए होंगे, उन्होंने किसी से हेड ऑन कोलिजन करा होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन वो वापस आ गए। तो रदरफोर्ड ने ये भी कंक्लूड करा कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे सिर्फ चार्ज ही नहीं होता बल्कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम भी कंसेंट्रेटेड होता है। सो रदरफोर्ड अल्टीमेटली कंक्लूडेड कि ऑल्दो मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी बट उसी एम्प्टी स्पेस के अंदर सेंटर में कुछ पॉजिटिव स्पीशीज प्रेजेंट है जहां पे मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कंसेंट्रेटेड है और इसी पॉजिटिव स्पीशीज को न्यूक्लियस नाम दिया गया। इस न्यूक्लियस के बारे में ये भी एस्टिमेट करा गया कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। अगर अप्रोक्सीमेटली एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है तो उसके सामने न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और एक पॉइंट रदरफोर्ड ने आर्बिट्रली अज्यूम कर लिया। रदरफोर्ड ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोबेबली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद इन दैट एम्प्टी स्पेस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कहीं एम्प्टी स्पेस में। अब ये जो लास्ट पॉइंट था ना जिसमें रदरफोर्ड ने कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद इन दैट एम्प्टी स्पेस, इसी पॉइंट को एक साइंटिस्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट करा एंड दैट साइंटिस्ट वाज मैक्सवेल। मैक्सवेल ने फिजिक्स में एक मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इन अ स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन होता है तो वो चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्टिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन होगा तो वो एनर्जी रिलीज करता रहेगा और अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता रहा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी जिसकी वजह से न्यूक्लियस से वो और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता जाएगा और वो धीरे धीरे एक स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ न्यूक्लियस के पास आता जाएगा एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड द इलेक्ट्रॉन विल अल्टीमेटली लैंड ओवर द न्यूक्लियस। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे लैंड कर गया तो एटम कोलैप्स हो जाएगा, फिर तो कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो रदरफोर्ड का फेलियर बेसिकली यही था कि वो मैक्सवेल को जस्टिफाई नहीं कर पाया कि एटम स्टेबल क्यों होता है। ठीक है, तो मैक्सवेल और रदरफोर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे और जब दो थ्योरीज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं तो जरूरत होती है कि दोनों ही थ्योरीज को क्रॉस चेक करा जाए। तो यहाँ पे भी हमने ऐसा ही करा कि जब मैक्सवेल और रदरफोर्ड ने एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करा तो हमने दोनों थ्योरीज को क्रॉस चेक करा। हमें लगा कि दोनों में से कोई भी थ्योरी गलत हो सकती है एंड इंटरेस्टिंगली हमें पता चला कि कुछ लिमिटेशंस दोनों ही थ्योरीज में थी, तो दोनों थ्योरीज को इंप्रूव करने की जरूरत थी। अब इन दोनों थ्योरीज को दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इंप्रूव करा। रदरफोर्ड का जो मॉडल था दैट वाज इंप्रूव्ड बाय बोर।
बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। और जो मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, जिसने कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन ऑफ एनर्जी की बात करी थी, उस थ्योरी को इंप्रूव करा मैक्स प्लैंक। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टार्ट करवा दी थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के सिर्फ 3 पोस्टुलेट्स होती हैं, और मेरे ख्याल से मैंने आपको 2 पोस्टुलेट्स लिखवा दिए थे या तीनों लिखवा दिए थे? 2 पोस्टुलेट्स लिखवा दिए थे ना, ठीक है। सो देखिए पहला पोस्टुलेट, कैन एनीबॉडी टेल मी, आपको याद है या आप रजिस्टर में से पढ़ के बताएंगे? देवरपन, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट? प्लैंक ने क्या कहा था? Sir, the radiant energy is never released continuously, but this continuosity in the form of small packets. I was expecting कि आप बिना पढ़े बताएं। ये तो आप रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो घर में, आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे ही समझा दो, जस्ट डोंट रीड दैट, मेरे को ऐसे हिंदी में समझा दो कि क्या बोला था उसने। सर एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं निकलता, वो छोटे छोटे पैकेट्स में निकलते हो, उसको क्वांटा बोलते हैं। हाँ, मैक्सवेल ने हमें प्लैंक ने हमें बताया कि द रेडिएंट एनर्जी, मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, किसी भी सोर्स में से जब रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, तो वो एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, कभी भी किसी भी सोर्स में से कॉन्टिन्यूअसली फ्लो आउट नहीं होती रहती। ऐसा नहीं है कि एक वेव की तरह निकलती ही जा रही है एनर्जी, बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअसली निकलती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। वो इतना फास्टली होती है कि वो हमें फील होता है कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो, but actually in the form of small packets, in the form of small magnitudes, energy discontinuously निकलती है किसी भी सोर्स में से। and these packets of energy are generally called quanta, इन्हें क्वांटा बोलते हैं। जनरल टर्म तो इनके लिए क्वांटा है, बट स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लाइट इसी क्वांटा को फोटॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स is never released continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called quanta, but in case of light these quantum of radiations are also called photons। तो बताइए पहला पोस्टुलेट क्लियर है सभी लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? No, sir. चलिए, सो मनन कैन यू टेल मी कि व्हाट वाज द सेकंड पोस्टुलेट, क्या बताया था उसने? ऐसे ही समझा दो, जनरली रीड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेल मी। Each quanta have fixed amount of energy. हाँ, मतलब देखो इस लाइन को आप अच्छी तरह समझो। मान लो रेड कलर की लाइट जल रही है, अब रेड कलर की लाइट में से फोटॉन्स निकलेंगे बार बार, तो ऐसा नहीं है कि रेड कलर की लाइट में से एक फोटॉन में कुछ और एनर्जी निकल गई, दूसरे फोटॉन में कुछ और निकल गई, तीसरे फोटॉन में कुछ और निकल गई। रेड लाइट के हर फोटॉन में एक जैसी ही एनर्जी होगी, इसी तरह से ग्रीन लाइट के हर फोटॉन में एक जैसी ही एनर्जी होगी, अल्ट्रावायलेट के हर फोटॉन में एक जैसी ही एनर्जी होगी। तो एक पर्टिकुलर रेडिएशन के जो फोटॉन्स होती है ना, उन फोटॉन्स में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हर तरह की लाइट के फोटॉन एक जैसे होते हैं, ठीक है, अलग अलग रेडिएशंस की जो फोटॉन्स की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेडिएशन के सारे फोटॉन एक जैसे होते हैं। रेड लाइट के सारे फोटॉन एक जैसे ही होंगे, ग्रीन लाइट के सारे फोटॉन एक जैसे होंगे, ठीक है, इंफ्रारेड के सारे फोटॉन एक जैसे होंगे, लेकिन अलग अलग रेडिएशन के फोटॉन्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ईच क्वांटा इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर क्वांटा में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एंड दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली रिलेटेड होती है, जिस रेडिएशन की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा उसके क्वांटा में एनर्जी होगी। सेकेंड पोस्टुलेट क्या आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अनन्या, Yes, sir. इशिता, हनु, एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. चलिए, Yes, sir. तो सेकंड पोस्टुलेट भी आपको क्लियर है कि ईच क्वांटा इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवा दिया था ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें आपको याद होगा एक कांस्टेंट भी लगाया था हमने, E is equal to h nu, where this h is called the Planck's constant and you have to learn this value। इसकी वैल्यू को आपको याद रखना है,
एग्जाम में बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे बेस्ड और आपको h की वैल्यू नहीं दी जाएगी. सो यू हैव टू लर्न द वैल्यू 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड्स. ठीक है, h की वैल्यू 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड्स. ये जूल सेकेंड है, जूल पर सेकेंड नहीं है. ठीक है, जूल सेकेंड. तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है. एक छोटा सा और बहुत इजी सा लास्ट पोस्टुलेट, तीसरा पोस्टुलेट लिखो. कोई कुछ पूछ रहा है? इशिता कुछ पूछ रहे हो? सर आपने इसकी सेकंड मतलब यूनिट चेंज करके वैल्यू क्यों बताई थी? दो वैल्यूज होती है एक्चुअली, दोनों यूनिट्स इक्विवेलेंट होती है. ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें मास वगैरह दे रखा होगा, किलोग्राम में कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी, उसमें आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड वाली वैल्यू यूनिट यूज करोगे. और ज्यादातर केसेस में 99% ऑफ केसेस में तो ये वाली फॉर्मूला यूज होगा, ये वाली वैल्यू यूज होगी. लेकिन कुछ एक आध न्यूमेरिकल में करवाऊंगा जिसमें आपको हो सकता है किलोग्राम वाली वैल्यू यूज करनी पड़े. वैल्यू दोनों में सेम है, बस यूनिट्स अलग अलग है बिकॉज बोथ द यूनिट्स आर इक्विवेलेंट. जूल सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड. ठीक है, ओके. इशिता, यस सर. देखिए तीसरा पोस्टुलेट, द लास्ट पोस्टुलेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो पोस्टुलेट भी बहुत सिंपल है. अनन्या शर्मा. यस सर. अनन्या, आपने कल की क्लास करी थी अपने बैच में? यस सर. उसमें कहां तक हो गया था? सर सेकंड पोस्टुलेट. चलिए तो फिर बराबर ही चल रहे हैं. सो थर्ड पोस्टुलेट लिखिए सब लोग. राइट द थर्ड पोस्टुलेट. द टोटल एनर्जी रिलीज, the total energy released from a particular radiation, total energy released from a particular radiation in a given span of time, particular radiation in a given span of time, in a given span of time can be calculated as E is equal to NH nu, where N is number of photons. E is equal to NH nu. सर मैं इसका मतलब समझाता हूं पहले. यस वंश. सर एक बार सर एनर्जी रिलीज के बाद बता दो. The total energy released from any radiation, the total energy released from any radiation in a given span of time, any radiation in a given span of time, in a given span of time can be calculated as E is equal to NH nu. इसमें n नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. थैंक यू सर. देखो मैं इसका मतलब समझा दूं आप सभी लोगों को, ध्यान से सुनना. मैंने आपको बताया कि आपके रूम में भी आपके आसपास कोई लाइट जल रही है, कोई ट्यूब लाइट, कोई बल्ब जल रहा है. उस लाइट में से भी ना फोटॉन्स निकल रहे होंगे. वो डिसकंटिन्यूअसली निकल रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा. आपको तो ऐसा लग रहा है कॉन्टिन्यूअस रोशनी आ रही है, आपको डिसकंटिन्यूटी फील नहीं हो रही क्योंकि वो इतना जल्दी जल्दी निकल रहे हैं ना एक के पीछे एक कि हमें कॉन्टिन्यूअस फील हो रहा है. बट एक्चुअली वो डिसकंटिन्यूअसली निकल रहे हैं, पैकेट्स में निकल एनर्जी. ठीक है, अब इमेजिन करो कि एक पैकेट के पास एक जो फोटोन निकल रहा है, आपके घर में जो ट्यूबलाइट लगी हुई है उसमें से जो एक फोटोन निकल रहा है उसके पास एनर्जी है एच न्यू एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी. अब मान लीजिए आपके रूम में 1 घंटे तक लाइट जल रही है, 1 आवर, 1 घंटे तक कॉन्टिन्यूअसली लाइट जली, तो 1 घंटे में टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो गई होगी? दैट वुड बी n into h nu, where n is the number of photon released in 1 hour. 1 घंटे में मान लीजिए 1 घंटे में 50 फोटोन रिलीज हुए, तो हम ये कहेंगे ना 50 into h nu एनर्जी रिलीज हो गई. एक फोटोन में एनर्जी h nu थी, 50 फोटोन निकल गए 1 घंटे में, तो टोटल एनर्जी 50 h nu निकल गई ना. बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं? मनन, आदित्य, देवर्पन, हनु, सबको समझ में आ रही है बात? नहीं. नहीं? देखो एक बार फिर से सुनो. नहीं सर. मनन,
देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके रूम में एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, देयर इज अ बल्ब। उस बल्ब में से जो एक फोटोन निकल रहा है, उस एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? एच न्यू। एक फोटोन में एच न्यू एनर्जी। 1 घंटे तक उस बल्ब ने, 1 घंटे तक वो बल्ब जला और उस बल्ब ने एक एक करके 50 फोटोन रिलीज कर दिए, ठीक है। 1 घंटे में कितने फोटोन रिलीज करे उसने? 50। तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो गई 1 घंटे में? 50 इंटू एच न्यू। एक फोटोन में एच न्यू एनर्जी थी, 50 फोटोन रिलीज हुए तो 50 इंटू एच न्यू एनर्जी रिलीज हो गई ना। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में अभी भी? आ गया, आ गया। आपको आई? Yes, sir. एवरीबडी? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो एक फोटोन में एच न्यू एनर्जी है और अगर एन नंबर ऑफ फोटोन रिलीज हो रहे हैं तो टोटल एनर्जी जो 1 घंटे में रिलीज हुई या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो n इंटू एच न्यू से कैलकुलेट करा जा सकता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटोन रिलीज विद इन दैट टाइम स्पैन। ठीक है। अगर 100 फोटोन रिलीज हुए तो 100 इंटू एच न्यू एनर्जी रिलीज होगी। तो एक बार फिर पूछ रहा हूं, सबको अच्छी तरह क्लियर है? बहुत सिंपल सा पोस्टुलेट है। एवरीबडी गेटिंग दिस पॉइंट? पुलकेत, सोना, वंश, Yes. रणवीर? Yes, sir. यस सर। Sir. यस सर। चलिए ठीक है। So देखिए, these were the 3 very simple postulates related to the Planck's quantum theory. Planck's quantum theory का सबसे बड़ा करेक्शन, देखो आपको याद है ना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी मैक्सवेल्स की थ्योरी को इंप्रूव करने के लिए आई थी और प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने मेन जो करेक्शन करा वो ये करा कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली रिलीज नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूअसली रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। हर पैकेट को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। हर फोटोन के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और एक सोर्स में से कितनी एनर्जी निकल जाएगी वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करेगा। अगर 50 फोटोन निकले तो 50 इंटू एच न्यू एनर्जी निकले। तो n इंटू एच न्यू इज द टोटल एनर्जी रिलीज विद इन अ गिवन टाइम स्पैन वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो सब लोगों को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्लियर है? दैट वाज अ वेरी सिंपल थ्योरी। यस सर क्लियर है। अब देखो, मैक्सवेल्स की थ्योरी को तो प्लैंक ने इंप्रूव करा। रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे उसे बोर ने इंप्रूव करा और बोर का मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। आज तक का सबसे सक्सेसफुल मॉडल जो रहा है वो बोर्स मॉडल रहा है। आप लोगों को तो यही मालूम है कि लास्ट मॉडल बोर्स मॉडल है कि आप लोगों ने शायद 9th या 10th में जो भी आखिरी मॉडल पढ़ा होगा ना एटम का, वो बोर्स मॉडल ही पढ़ रखा होगा। आपको ये मालूम नहीं होगा कि बोर्स मॉडल भी फेल हो गया और बोर्स मॉडल को डिस्कार्ड करके आज की डेट में हम नया मॉडल फॉलो करते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि बोर्स मॉडल ने क्या कहा था। सो बोर्स थ्योरी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, हेडिंग डालिए, बोर्स थ्योरी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी। उस थ्योरी में 5 पोस्टुलेट्स थे। वैसे तो बहुत सारे पोस्टुलेट थे लेकिन आपको सिर्फ 5 पोस्टुलेट समराइजेशन की फॉर्म में करवाए जाएंगे। ठीक है। सो बोर्स के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। इस थ्योरी के 5 पोस्टुलेट्स हैं जो आपको पॉइंट वाइज लिखने। ठीक है, आप पॉइंट वाइज पोस्टुलेट लिखेगा। हर पोस्टुलेट बहुत सिंपल है, बड़े आराम से समझ में आएगा और आपने पढ़ भी रखे होंगे बहुत सारे पोस्टुलेट। देखिए पहला पोस्टुलेट देखते हैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नहीं, लिखिए सब लोग। द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। Electrons always revolve around the nucleus in fixed circular orbits. In fixed circular orbits. In fixed circular orbits, which are also known as shells. Which are also known as shells. एक बार यहां तक फिर से सुनिए। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस
in fixed circular orbits, which are also known as shells, and these shells are represented. These shells are represented. These shells are represented by the alphabets. By the alphabets. By the alphabets K, L, M and so on. आप लोगों को पता होगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं। बोर ने हमें पहली बार बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और इन ऑर्बिट को शेल्स भी कहते हैं और इन शेल्स को 1 2 3 4 से तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हो आप, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, लेकिन आप इन्हें अल्फाबेट K, L, M, N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे अंदर होता है K, फिर L, फिर M, फिर N एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पहली बार हमें बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, उन ऑर्बिट को शेल्स भी कहते हैं और उन शेल्स को K, L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, सब लोग एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बता सकते हो कि न्यूक्लियस के अराउंड द न्यूक्लियस हम कितनी सर्कुलर ऑर्बिट्स बना सकते हैं? कितनी सर्कुलर ऑर्बिट बनाई जा सकती हैं या कितनी सर्कुलर ऑर्बिट एग्जिस्ट कर सकती होंगी अराउंड द न्यूक्लियस? So it depends on the electrons. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन या एटम से डिपेंडेंट नहीं, Depends मैं on the सिंपली आपको radius बोल रहा of हूं। the atom. नहीं, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। मैं आपसे एटम के बारे में नहीं पूछ रहा, भूल जाओ एक सेकंड के लिए एटम। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं एक पॉइंट बना देता हूं, मैं आपकी कॉपी पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं, तो उस पॉइंट के अराउंड आप कितनी सर्कुलर ऑर्बिट ड्रॉ कर सकते हो? Sir, infinite. इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सर्कुलर ऑर्बिट की, डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस। अलग अलग रेडियस की इनफाइनाइट ऑर्बिट बनाते ही चले जाओ। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अराउंड तो बहुत सारी इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल हो सकती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और किस ऑर्बिट में नहीं? ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ एन ऑर्बिट, लेकिन हर ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट है और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोर ने हमें यह भी बताया कि कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है और कौन सी में नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट उसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ये। सेकंड पोस्टुलेट आप लोगों ने 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, आपने ये थ्योरी शायद क्लास 9th में पढ़ी थी, लेकिन आपने उसके बड़े सिंपल वाले पोस्टुलेट पढ़े थे। अब आपको थोड़े हायर लेवल के पोस्टुलेट्स पढ़ाए जाएंगे। तो दूसरा पोस्टुलेट लिखिए, सेकंड पोस्टुलेट पहले लिखो फिर मैं समझाऊंगा। ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स, only those circular orbits around the nucleus, only those circular orbits around the nucleus, those circular orbits around the nucleus will contain electrons, will contain electrons, will contain electrons in which the angular momentum of the electron, in which the angular momentum of an electron, angular momentum of an electron is some whole number multiple, is some whole number multiple is some whole number multiple of h upon 2 pi, whole number multiple of h upon 2 pi. Sir, please repeat. Whole number multiple is some whole number multiple of h upon 2 pi, h upon 2 pi. That is के आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो MVR is equal to NH upon 2 pi.
mvr is equal to n h upon 2 pi. देखो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, सब लोग ध्यान से देखिए। लिख लिया यहां तक सबने? देखो पहले पोस्टुलेट में तो बोर ने हमें यह बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। अलग अलग रेडियस की डिफरेंट ऑर्बिट्स हो सकती हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो कभी भी स्पाइरली नहीं घूम सकते। ऐसा नहीं है कि उसकी ऑर्बिट छोटी होती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन पास आता चले जाएगा, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं वो। लेकिन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं ऑर्बिट्स की, ऑर्बिट तो इनफाइनाइट हो सकती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और कौन से रेडियस में नहीं है? तो बोर ने हमें यह बताया कि सिर्फ उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ मिलेगा आपको। ध्यान से सुनना, सिर्फ उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ मिलेगा जिसमें रिवॉल्व करने से उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई का होल नंबर मल्टीपल आएगा। देखो पहले तो मैं आपको मोमेंटम का मतलब बता दूं। आप सब लोगों को मोमेंटम तो मालूम है ना, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, एवरीबॉडी नोज इट, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन मोमेंटम ना दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंटम। एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। जब कोई चीज स्ट्रेट पाथ में चलती है, लीनियरली चलती है, तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। जो m इंटू वी निकालते हो ना, वो सिर्फ लीनियर मोमेंटम होता है। लेकिन अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस भी करते हैं, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस, ठीक है, जिस पाथ में कोई चीज घूम रही है। मास m तो हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लीनियर मोमेंटम हो गया। इसी लीनियर मोमेंटम को रेडियस ऑफ ऑर्बिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो सिर्फ उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए मिलेंगे जिन ऑर्बिट के रेडियस को जब आप mv से मल्टीप्लाई करोगे तो h/2 पाई का कोई होल नंबर मल्टीपल आए, h/2 पाई का कोई होल नंबर मल्टीपल आए, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी रेडियस को, कोई रेडियस आपने यहां पे रखा और उस रेडियस को मल्टीप्लाई करने से h/2 पाई का होल नंबर मल्टीपल नहीं आ रहा, तो फिर वो रेडियस, वो वाली ऑर्बिट पॉसिबल ही नहीं है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो कौन कौन सी रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा? जिन रेडियस में रिवॉल्व करने से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का होल नंबर मल्टीपल आएगा, एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। आपको पता है h भी कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट दिया गया, उस कांस्टेंट का होल नंबर मल्टीपल आना चाहिए। बताओ ये वाला सेकंड पोस्टुलेट किसको अच्छी तरह समझ में नहीं आया या आ गया? सर n क्या है मतलब? n कैन बी एनी होल नंबर, मैंने बताया ना, सम होल नंबर। इट कैन तो बी रिजल्ट 1 आएगा h ना न्यू, बाद इट कैन बी में, 2। हाँ जी, वो सॉल्व करने के बाद आएगा ना उसको। देखो h/2 पाई की एक फिक्स वैल्यू होगी, इशिता, h/2 पाई की तो एक फिक्स वैल्यू यस होगी। सर। वी कैन, अभी हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 6.626/2 इंटू पाई करके h, ये कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो भी वैल्यू है ना, अगर इसका 1h न्यू आ जाता है, या इसका 2h न्यू आ जाता है, या इसका 3h, सॉरी h न्यू नहीं, 1h/2 पाई आ जाता है, या 2h/2 पाई आ जाता है, या 3h/2 पाई आ जाता है, तो हम मान लीजिए कि वो वाली ऑर्बिट पॉसिबल है। हर वो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगी जिस ऑर्बिट के रेडियस को मास और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके h/2 पाई का कोई भी होल नंबर मल्टीपल आ जाए, चाहे वो 4 टाइम्स आ जाए, या 5 टाइम्स आ जाए, या 6 टाइम्स आ जाए। 4.5 नहीं आना चाहिए, या 2.5 नहीं आना चाहिए, दो चीजों के बीच की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, सही है। सो ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर एस्टिमेटेड टू कंटेन इलेक्ट्रॉन, आर एक्सपेक्टेड टू कंटेन इलेक्ट्रॉन, जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 पाई का कोई होल नंबर मल्टीपल होगा, n कैन बी एनी होल नंबर, ठीक है। बताइए पॉसिबल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, फॉर्मूला नोट कर लिया आपने। अब आप तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड पोस्टुलेट, बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आएगा। थर्ड पोस्टुलेट लिखो, as long as an electron remain in its own orbit,
as long as an electron remain in its own orbit, as long as an electron remain in its own orbit, it never radiate any energy. It never radiate any energy. It never radiate any energy and keeps on revolving with a fixed amount of energy. Keeps on revolving with a fixed amount of energy. Keeps on revolving with a fixed amount of energy. Therefore, these orbits are also known as the stationary orbits, also known as the stationary orbits. These orbits are also known as the stationary orbits. देखो, ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था, एक बहुत बड़ा करेक्शन था। मैक्सवेल ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ न्यूक्लियस में लैंड कर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। बोर ने हमें बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। जब तक वो अपनी ही ऑर्बिट में है, इट विल नेवर रेडिएट एनर्जी, इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग विद अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। और क्योंकि एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है, दैट्स व्हाई इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। स्टेशनरी का मतलब समझ रहे हो? स्टेशनरी मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है कि अभी वैल्यू कुछ और थी, थोड़ी देर में कुछ और हो गई। अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, अगर मान लीजिए इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 जूल है, तो वो 2 जूल ही रहेगी, चाहे थोड़ी देर बाद भी देख लीजिएगा, वो 2 जूल ही रहेगी। तो एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन इट्स ओन ऑर्बिट, it will never radiate energy, it will keep on revolving with a fixed amount of energy, and that's why these orbits are also called the stationary orbits. Stationary का मतलब है orbit with a constant value, जिसकी एक constant value of energy होती है, वो energy change नहीं होती। तीसरा पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल पोस्टुलेट है, अगर कोई डाउट है तो बताइए। या आपको समझ में आ गया? सब लोगों को क्लियर है? जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में रहेगा वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, अपनी ही ऑर्बिट में वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ घूमता रहेगा, और उस दैट्स व्हाई उन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो मैं फोर्थ पोस्टुलेट लिखा रहा हूं वो आप लोगों के लिए टोटली न्यू पोस्टुलेट है। शायद आप लोग ये बात नहीं जानते होंगे, नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने। पहले सुनो, हिंदी में सुनो, पहले मैं समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये n इज इक्वल टू 1 है, मैं इनमें नंबर डाल देता हूं। सपोज कीजिए ये n इज इक्वल टू 1 है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट। दिख रहे हैं नंबर? दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4? ठीक है, ये 4 ऑर्बिट बनाएंगे। सपोज करो n इज इक्वल टू 2 में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, n इज इक्वल टू 2 में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब बोर ने हमें बताया कि अपने आप तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर आप इलेक्ट्रॉन में कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमता रहता है, ना वो एनर्जी रिलीज करता है ना वो एब्जॉर्ब करता है अपने आप। लेकिन अगर आप बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, इफ वी विल प्रोवाइड एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स, अगर हम बाहर से इसे कुछ एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर शेल पे एक्साइट हो जाएगा, किसी हायर शेल पे जंप कर जाएगा। अपने आप नहीं करेगा, तब करेगा जब आप एनर्जी दोगे। अगर आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक हायर शेल पे चला जाएगा। और कितनी हायर शेल पे जाएगा ये डिपेंड करता है कितनी एनर्जी आपने दी। अगर आप थोड़ी एनर्जी दोगे तो वो जस्ट ऊपर वाले पे जाएगा, ज्यादा दोगे तो और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है,
तो जब तक हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहे तब तक तो इलेक्ट्रॉन अपनी शेल को चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने बाहर से उसे कुछ एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इट वुड बी एक्साइटेड टू सर्टेन हायर एनर्जी लेवल, अपने किसी हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट हो जाएगा। लेकिन दिस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अ टेम्परेरी प्रोसेस। ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक टेम्परेरी प्रोसेस होगा। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न करेगा अपनी ग्राउंड स्टेट पे, और ऊपर जाते वक्त जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वापस आते वक्त वही वाली एनर्जी रिलीज भी कर देगा रेडिएशन की फॉर्म में। एक बार फिर से सुन लो सारी चीजें। देखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में रहता है, ना वो कोई एनर्जी रिलीज करता है ना वो एब्जॉर्ब करता है, एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमता रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि इलेक्ट्रॉन को 2 से 3 में भेज दिया जाए या 2 से 4 में भेज दिया जाए, तो आप इसे बाहर से एनर्जी दो। अगर आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर शेल में चला जाएगा। इस हायर शेल में जाने को बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू सर्टेन हायर एनर्जी लेवल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल में चला भी गया तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे बैठा रहेगा, वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वापस लौट के भी आएगा। वो ऊपर जरूर जाएगा लेकिन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट विल रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट, वापस आएगा वहीं पे। और जब वो वापस आएगा तो ऊपर जाते वक्त उसने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वापस आते वक्त वो सारी एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज कर देगा। बताओ, ये वाला पॉस्टुलेट आप समझ पा रहे हो या आपने पहले नहीं पढ़ा होगा? क्या आपको समझ में आ रहा है? ये क्या बोला बोर ने? यस चुप सर। मत रहिए, बताइए सब लोग। Yes, sir. सर समझ एक्सक्यूज में आ मी गया, सर। sir. हाँ बोलिए बोलिए, किसको डाउट है? सर आर्यन हाँ आर्यन बोलिए। सर, जब वो हायर शेल में चला जाएगा तो सर वहां से भी कोई एनर्जी उसको सर मिलेगी, तो सर वो फिर से अपने दोबारा उसी शेल में चला जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये डिटेल में समझाता हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बाकी सब लोग भी सुनिए। आपको याद है मैंने एक दिन आपको बताया था कि एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड होती हैं? ये Yes, याद है? Sir, आपने बताया। एनर्जी Yes, sir. एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। कम एनर्जी वाली चीजें ज्यादा स्टेबल होती हैं, ज्यादा एनर्जी वाली चीजें कम स्टेबल होती हैं। आप मुझे बताइए, आर्यन आप बताओ, इलेक्ट्रॉन 2 में ज्यादा स्टेबल होगा या 4 में ज्यादा स्टेबल होगा? सर 2 में। 2 में, ठीक है ना? और हर चीज इस यूनिवर्स में स्टेबल बने रहना चाहती है। एवरीथिंग टेंड्स टू रिमेन स्टेबल। कोई भी चीज नहीं चाहती कि वो अनस्टेबल बने। तो बोर ने हमें बताया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दोगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर से, मान लो आपने गर्म कर दिया, हीट कर दिया, या आपने कोई उस पे रेडिएशन डाल दी, या आपने उसको किसी तरह से करंट पास कर दिया। बहुत सारे तरीके होते हैं एनर्जी देने के। करंट पास करके एनर्जी दे सकते हो, हीट करके एनर्जी दे सकते हो। तो अगर आप बाहर से एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जरूर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा वो अनस्टेबल बन जाएगा। हायर एनर्जी में पहुंचने की वजह से वो अनस्टेबल बन गया। तो वो अपने आप को दोबारा से रीस्टेबलाइज करने के लिए खुद ही अपने आप ही थोड़ी देर में वापस नीचे आ जाएगा, और ऊपर जाते वक्त जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी वापस आते वक्त वो सारी एनर्जी रिलीज कर देगा। वो ऊपर इसलिए चला गया क्योंकि आपने उसे पुश करा, आपने उसे एनर्जी देके पुश करा, तो वो इंस्टेंटली तो ऊपर चला गया, लेकिन वो ऊपर जाके स्टेबल तो नहीं रह पाया, ऊपर जाके वो अनस्टेबल हो गया। तो उसने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए दोबारा से जंप मार लिया नीचे, जहां पे वो था वो वहां पे वापस आ गया, और उसने अपने अंदर की एक्सेस एनर्जी को रिलीज कर दिया। ठीक है? तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अ टेम्परेरी प्रोसेस। आप अगर अचानक से एनर्जी दोगे, आप अचानक से पुश करोगे, तो इलेक्ट्रॉन एक बार को ऊपर जरूर चला जाएगा, लेकिन ऊपर जाके जब उसे अनस्टेबिलिटी फील होगी तो वो वापस नीचे भी आ जाएगा और एनर्जी को रिलीज कर देगा। जो उसने ऊपर जाते वक्त एब्जॉर्ब करी थी वापस आते वक्त रिलीज भी कर देगा। तो बताइए आर्यन, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। रणवीर, इशिता, अनु, Yes, sir, समझ में मनन, आ रहा है। पार्थ, सब Yes, लोगों को sir. समझ में आ गया? ठीक है, तो Yes, लिखिए sir. इस वाले Yes, पॉस्टुलेट sir. को, लिखिए इस पॉस्टुलेट को। फोर्थ पॉस्टुलेट है ये। When energy from some external source, when energy from some external source, energy from some external source is provided to an electron, energy from some external source is provided to an electron,
is provided to an electron, then the electron is excited, then the electron is excited to certain higher shell, electron is excited to certain higher shell, but this excitation of electron, is a temporary process, and within a fraction of second, this excited electron within a fraction of second, this excited electron will return back to its ground state, thereby releasing all the absorbed energy in the form of radiations, thereby releasing all the absorbed energy in the form of radiations. मैंने आपको थ्योरी में एक जगह ग्राउंड स्टेट लिखवाया है। ग्राउंड स्टेट का मतलब समझते हो? ग्राउंड स्टेट का मतलब वो वाली ओरिजिनल शेल जहां पे वो रहता था, जहां से वो ऊपर गया था, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की जो ओरिजिनल, हाँ जो उसकी, बोलो नहीं सर, जहां से उसने अपने मतलब डिस्प्लेस करा खुद को, भाई हाँ, जहां से उसने अपने आप को जंप करा था, डिस्प्लेस करा था। सो जैसे 2 से अगर 4 पे गया तो 2 तो है ग्राउंड स्टेट और 4 है एक्साइटेड स्टेट। 2 को हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, 4 को बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, लेकिन एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा और वापस आते वक्त वो सारी की सारी एनर्जी रिलीज कर देगा जो उसने ऊपर जाते वक्त एब्जॉर्ब करी थी। अगर उसने 4 जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी ना, तो वो 4 जूल ही रिलीज करेगा वापस आते, ठीक है। तो एनर्जी में कहीं कोई लॉस नहीं होता, जितनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था उतनी ही एनर्जी वापस आते वक्त वो रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये पोस्टुलेट सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट पोस्टुलेट और लिखिए, वो पहले लिखिए फिर मैं समझाऊंगा। लास्ट पोस्टुलेट लिखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिलीज्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिलीज्ड during the transmission of electron, frequency of radiation released during the transmission of electron from excited state to ground state, from excited state to ground state, from excited state to ground state can be calculated as, देखिए, can be calculated as, दो फॉर्मूले लिखने हैं आपने, डेल्टा E is equal to E final minus E initial, EF मतलब E final माइनस EI मतलब E इनिशियल। पहले तो ये वाला फॉर्मूला नोट करो, मैं इसका मतलब समझाता हूं।
देखो क्वेश्चन, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने आपको बताया ना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर देगा, जो उसने ऊपर जाते वक्त अब्जॉर्ब करी थी, वापस आते वक्त वो रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करेगा। तो वो जो रेडिएशन उसने रिलीज करी ना, वापस आते वक्त जो रेडिएशन रिलीज करी, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एनर्जी निकालोगे कि यहां से यहां तक आते वक्त एनर्जी कितनी रिलीज हुई। फोर्थ शेल की एनर्जी माइनस सेकेंड शेल की एनर्जी। अगर मैं इस शेल की एनर्जी में से इस शेल की एनर्जी माइनस कर दूं तो बीच का डिफरेंस आ जाएगा जो उसने एनर्जी रिलीज करी होगी। तो ये तो वो एनर्जी रिलीज है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल और ई इनिशियल का मतलब समझ रहे हो ना, एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट। पहले तो ये एनर्जी निकाल लोगे बीच की, और फिर इस एनर्जी को आप E इज इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूले में पुट कर लोगे। डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। H की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, H इज अ कांस्टेंट, वी ऑलरेडी नो दैट। डेल्टा E हमने यहां से निकाल लिया, तो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से लोअर शेल पे आता है तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है, उसकी जो रेडिएशन उसने रिलीज करी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको पता लगाने के लिए ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेज नोट करो और मुझे बताओ कि यहां तक कोई डाउट है तो। किसी को भी कोई डाउट है, कोई पोस्टुलेट नहीं समझ में आया? These were the 5 main postulates of the Bohr's theory. अभी और भी बहुत कुछ पढ़ना है हमें बोर्स थ्योरी से रिलेटेड, लेकिन पोस्टुलेट तो यही 5 होते हैं। ये 5 मेन पोस्टुलेट्स होते हैं बोर्स थ्योरी। बताइए इनमें कोई डाउट है तो? ये लास्ट वाला पोस्टुलेट, ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? कृष्णा, पार्थ, सोना? यस सर, आ गए। यस सर। सर सेकंड वाला समझ में नहीं आया मुझे फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला वही वाला है ना जो हमने पढ़ा था प्लैंक्स थ्योरी में, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये फॉर्मूला याद है इशिता आपको? सर ये तो याद है, पर आपने फिर डेल्टा ई क्यों लिख दिया उसके जगह पे? देखो, आपने फोर्थ शेल की एनर्जी में से सेकंड शेल की एनर्जी माइनस करी तो एक वैल्यू आई होगी, उसे हम डेल्टा, मतलब मालूम है डेल्टा मतलब चेंज इन एनर्जी। ठीक है, आप सब लोगों को मालूम है डेल्टा का मतलब चेंज होता है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक शेल की एनर्जी में से दूसरी शेल की एनर्जी निकालोगे तो वो एक वैल्यू आ जाएगी। वो एनर्जी ही है इशिता, वो एनर्जी ही है, लेकिन क्योंकि वो हमने दो चीजों के डिफरेंस से निकाली है, इसलिए हम उसे डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट हम डेल्टा ई से कर रहे हैं, बट वो वैल्यू तो एनर्जी की ही है ना। उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, चाहे उसे डेल्टा ई लिख दो या ई लिख दो, लेकिन वो ये वाला यहां से जो भी एनर्जी आएगी वो इसमें पुट करनी है आपको, और इससे आपको न्यू निकालना है। बताओ इशिता, क्लियर है? डेल्टा ही हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो दो एनर्जीज के डिफरेंस से निकाली गई, दैट्स व्हाई हम उसे डेल्टा ही लिख रहे हैं। ओके और नॉट? अनन्या काशु, अनन्या शर्मा, इशिता, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए ये तो थे 5 पोस्टुलेट्स बोह्र थ्योरी के, लेकिन बोह्र थ्योरी के बिसाइड्स पोस्टुलेट आपको बोह्र थ्योरी के सक्सेस भी याद रखने। What were the main achievements of the Bohr theory? What was the success of the Bohr theory? Bohr theory के कुछ ऐसे सक्सेस भी थे जो पिछली किसी भी थ्योरी में देखने को नहीं मिले थे ना। थॉमसन की थ्योरी में कुछ इस तरह के सक्सेसफुल अचीवमेंट्स थे, ना रदरफोर्ड की थ्योरी में इस तरह के सक्सेसफुल अचीवमेंट थे, लेकिन बोर की थ्योरी के कुछ सक्सेसफुल अचीवमेंट्स भी थे। तो अब अगली हेडिंग डालिए, सक्सेस ऑफ बोर थ्योरी। सक्सेस ऑफ बोर थ्योरी, सक्सेस ऑफ बोर थ्योरी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस तो बोर थ्योरी का ये था कि बोर वाज एबल टू जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बोर ने एटम की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करता कभी भी अपने आप, वो एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमता रहता है, और अगर वो एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता रहेगा तो वो कभी भी न्यूक्लियस पे लैंड ही नहीं करेगा, एटम कभी कोलैप्स होगा ही नहीं। ठीक है, सो बोर ने, अनलाइक रदरफोर्ड, बोर ने एटम की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर दिया ऑर्बिट को फिक्स करके। ठीक है, सो पहला सक्सेस लिखिए, बोर वाज एबल टू जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बोर वाज एबल
to justify Bohr was able to justify the stability of an atom. Bohr was able to justify the stability of an atom. दूसरा सक्सेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस है, आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा वो, ठीक है, और उस सक्सेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। बोर का एक सक्सेस ये भी था कि बोर ने हमें ये भी बताया, बोर गेव अस अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अगर हमें ये पता लगाना है ना कि फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, या सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, या थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले भी हमें बोर ने दिए। बोर ने कुछ ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी जिससे उसे फॉर्मूलेस पता चल गए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के। वो फॉर्मूले मैं आपको करवा रहा हूं अभी, आपको याद रखने हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स हैं। पहले सेकंड सक्सेस लिखो, लिखिए सेकंड सक्सेस के बारे में। बोर ऑल्सो गिव अस अ फॉर्मूला, बोर ऑल्सो गिव अस अ फॉर्मूला, Bohr also gave us a formula to calculate the energy of electron, in nth orbit, energy of electron in nth orbit, energy of electron in nth orbit. देखो आपको ना दो फॉर्मूलेस बता रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले आप देखिए, अभी नोट मत करना। एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज -2.18 into 10⁻⁻18 अपॉन n square into z square जूल पर एटम, जूल पर एटम। देखो सब लोग ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, एनर्जी इन nth ऑर्बिट। देखो मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है। तो क्योंकि मैंने हाइड्रोजन एटम बोला तो ये एटॉमिक नंबर है, Z इज एटॉमिक नंबर, तो आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 रख दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आएगा जो भी एलिमेंट है, मान लो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आएगा एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे n की जगह इज द ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट करो पहले सब लोग, फॉर्मूला नोट करिए। ये फॉर्मूला जूल पर एटम में है। आपको पता है कि जूल पर एटम को जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें। अगर जूल पर एटम को जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो एक वैल्यू ये भी याद रखिएगा, एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज -1.312 into 10⁶ अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर जूल पर मोल। अगर पर मोल में एनर्जी निकालनी है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है टोटल, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, 1.312 into 10⁶। और अगर आपको पर एटम में एनर्जी निकालनी है तो -2.18 into 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के किसी भी ऑर्बिट में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, थर्ड ऑर्बिट में निकालनी है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर रख देंगे, सेकंड ऑर्बिट में निकालनी है तो 2 का स्क्वायर रख देंगे, एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये बोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था कि ही वाज एबल टू वर्क आउट दिस फॉर्मूला, वो इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर पाया। सही है, नोट कर लिया आपने दोनों फॉर्मूलेस। यस सर, इट इज।
अब तीसरा सक्सेस बताता हूं मैं आपको। थर्ड सक्सेस लिखिए, दिस इज द लास्ट सक्सेस। तीसरा सक्सेस लिखिए, बोर ऑल्सो गेव अस अ फॉर्मूला, बोर ऑल्सो गेव अस अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट, Bohr also gave us a formula to calculate the radius of nth orbit. Radius of nth orbit. Bohr also gave us a formula to calculate the radius of nth orbit. Zero 0.0529 into n square upon z nanometer. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो हाइड्रोजन का Z1 होता है, यहां पे 1 रख देंगे। हाइड्रोजन की फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है तो n की जगह भी 1 रखेंगे, तो यही आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट में निकालना है तो n की जगह 2 रख देंगे। तो जिस भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है वो ऑर्बिट का नंबर यहां पे रख देंगे, 0.0529 n स्क्वायर नैनोमीटर। बताइए ये क्लियर है? यस सर। ये दोनों फॉर्मूलेज बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। तो बोर थ्योरी के 5 पोस्टुलेट्स और 3 बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस, ये आपको याद रखने। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी सक्सेस, इतनी अच्छी अच्छी सक्सेस थी बोर थ्योरी की, जो पहले कोई भी मॉडल नहीं बता पाया। एनर्जी निकालना बता दिया, रेडियस भी निकालना बता दिया, बट इन स्पाइट ऑफ दीज सक्सेसफुल अचीवमेंट्स बोर्स का मॉडल भी एक दिन फेल हो गया। बोर्स का मॉडल भी बहुत ज्यादा दिनों तक एक्सेप्टेड नहीं रहा, इट वाज अल्टीमेटली फेल। अब बोर का मॉडल क्यों फेल हो गया, बोर का मॉडल किसने फेल करा था, ये सब आप लोगों को नहीं मालूम होगा, बिल्कुल भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो 9th क्लास में लेटेस्ट मॉडल बोर का ही मॉडल पढ़ा था। ठीक है, यहां तक का जो चैप्टर था ना, सब लोग सुनिएगा, यहां तक का जो चैप्टर था वो तो थोड़ा थोड़ा आप सब लोगों ने पहले पढ़ रखा था, 9th 10th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब इसके आगे का जो भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा ना, एवरी सिंगल थिंग जो मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर में, वो सब आप लोगों के लिए टोटली नई है, आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ रखी होगी। नई नई थ्योरीज, नए नए कॉन्सेप्ट अब आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन पहले बताइए, यहां तक का सब कुछ क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि बोर्स का मॉडल क्यों फेल हो गया था, बोर्स का मॉडल किसने फेल करा था, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोग इतना कर लीजिए, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। Thank you, sir.